जहाज बर्फ में बुरी तरह फंसा हुआ था। शिप का कैप्टन अपने आदमियों को कहता है कि जल्दी से जल्दी बर्फ तोड़कर रास्ता बनाना होगा। उन्हें हर हाल में नॉर्थ पोल पहुंचना था। लेकिन तभी कैप्टन को कुछ सुनाई देता है। करीब 2 मीटर दूर एक जोरदार धमाका होता है। कैप्टन और उसके आदमी तेजी से उस आवाज की तरफ भागते हैं। जो नजारा उन्हें दिखाई देता है वो डरावना था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पूरा इलाका जैसे किसी भयानक कत्लेआम से गुजरा हो। उसी बर्फ के बीच एक आदमी घायल पड़ा था। उसकी टांग बुरी तरह टूटी हुई थी। जब वो उसे उठाकर देखते हैं तो उन्हें एक और बात का पता चलता है। उस आदमी की टूटने वाली टांग असल में नकली थी, एक प्रोस्थेटिक लेग। तभी अचानक एक गहरी खतरनाक गर्राहट उनके कानों में पड़ती है। सब घबरा जाते हैं। वो तुरंत उस घायल आदमी को उठाकर वापस जहाज की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई भालू है, लेकिन जब वो गोलियां चलाते हैं तो उन्हें एहसास होता है गोलियों का उस चीज पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब उन्हें समझ आता है कि हालात बहुत खराब है। सब जहाज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वही क्रीचर उनके आदमियों को एक एक करके फाड़ता जाता है। वो जहाज तक चढ़ा आता है और फिर वो बोलता है, उसे मेरे हवाले कर दो। वो उसी घायल आदमी को ढूंढ रहा था। एक बहादुर क्रू मेंबर ब्लंडर बस से उस क्रीचर पर वार करता है। वो नीचे गिर जाता है पर अब भी जिंदा था। लड़ाई जारी रहती है। क्रू जल्दी से सीढ़ी ऊपर खींच लेता है, पर क्रीचर की ताकत अलग ही लेवल की थी। वो पूरा शिप एक तरफ झुका देता है। अब ब्लंडर बस में बस एक आखिरी गोली बची थी। कैप्टन गोली क्रीचर पर नहीं बल्कि उसके नीचे की बर्फ पर चलाता है। बर्फ टूट जाती है और क्रीचर ठंडे पानी में गिर जाता है। इसके बाद वो लोग घायल आदमी की देखभाल करते हैं। वो अपना नाम बताता है विक्टर। विक्टर उन्हें चेतावनी देता है, वो वापस आएगा। वो तब तक सबको मारता रहेगा जब तक तुम लोग मुझे उसे सौंप नहीं देते। विक्टर कहता है वो मर नहीं सकता और जब वो वापस आए तो मुझे बर्फ पर फेंक देना ताकि वो मुझे ले जाए। कैप्टन पूछता है, आखिर वो चीज है क्या? किसने बनाया उसे? विक्टर का जवाब उनकी रूह तक हिला देता है, उसे मैंने बनाया है। विक्टर अपना पूरा नाम बताता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। वो कहता है कि उसके पिता ने उसका ये नाम रखा था जिसका मतलब होता है विजेता। विक्टर अपनी कहानी बताने लगता है। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता एक बड़े सर्जन और बैरन थे। पिता ने विक्टर की माँ से शादी पैसे और खानदानी रुतबे के लिए की थी, लेकिन घर में पिता की दहशत थी। वो माँ को जबरदस्ती मांस खिलाते थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हर दिन विक्टर अपने कमरे में गार्डियन एंजल की मूर्ति के सामने बैठा रहता था, जबकि बाहर उसके माता पिता की लड़ाई की आवाजें आती रहती थी। माँ रोती हुई विक्टर को गले लगा लेती थी। विक्टर का पिता माँ और विक्टर दोनों से नफरत करता था। विक्टर बहुत तेज था। पिता उसे खुद पढ़ाते थे, लेकिन अगर विक्टर किसी सवाल का जवाब ना दे पाए तो हाथ पर इसलिए नहीं मारते थे कि विक्टर को सर्जन बनना था, बल्कि चेहरे पर मारते थे। एक दिन पिता घर से निकले ही थे कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो गया। विक्टर ने तुरंत पिता को बुलाया। पिता ने ऑपरेशन किया, लेकिन वो माँ को बचा नहीं पाए, सिर्फ न्यूबॉर्न को बचा पाया। विक्टर टूट गया। माँ की मौत ने उसके अंदर गहरा अंधेरा भर दिया। उसका छोटा भाई विलियम बड़े आराम और प्यार से पाला गया। ये देखते हुए विक्टर के भीतर जलन भर गई। और दूसरी तरफ माँ की मौत हमेशा विक्टर को ये महसूस कराती रही कि उसकी माँ उसके ही पिता की वजह से मरी थी। विक्टर एक दिन पिता से भिड़ जाता है, तुमने उसे मरने दिया ना? पिता कहते हैं, मैंने हर कोशिश की, लेकिन कोई मौत को नहीं हरा सकता। विक्टर का जवाब, तो फिर मैं मौत को हराऊंगा। उसी रात विक्टर को एक विजन आता है। एक काला देवदूत उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे वादा करता है, विक्टर को जिंदगी और मौत दोनों पर हुकूमत मिलेगी। विक्टर अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि एक दिन वो अपने पिता जैसा सर्जन बन चुका था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हुनरमंद। उसकी एम्बिशन भी बड़ी थी और उसका मकसद भी। अब फिर से प्रेजेंट में आते हैं। बर्फ के नीचे जो क्रीचर डूबा था वो वापस आइस तोड़कर ऊपर आ जाता है, लेकिन विक्टर अपनी कहानी जारी रखता है। विक्टर बताता है कि 2 बगावतों और एक बड़ी आग ने उसकी माँ के प्लांटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। परिवार की सारी दौलत खत्म हो चुकी थी और उसी दौरान उसके पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद विलियम को वियना में परिवार के एक हिस्से के पास भेज दिया गया और विक्टर को भेजा गया एडिनबर्ग, जहां वो कई सालों तक एक ही चीज में लगा रहा, दुनिया की पुरानी और सीमित सोच को तोड़कर विज्ञान की हदें बढ़ाना। रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो एक प्रेजेंटेशन देता है। वो कहता है, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, वो भगवान का काम है, लेकिन मौत को हम रोक सकते हैं। इंसान प्रकृति के सबसे छुपे हुए राजों तक पहुंच सकता है और मौत को पूरी तरह रोक सकता है। विक्टर स्टेज पर एक मृत आदमी की लाश लाया था। बॉडी एक डेड शॉपकीपर की और उसका हाथ एक कारपेंटर का। विक्टर ने दोनों को जोड़कर एक पूरा सिस्टम बना दिया था। जैसे ही विक्टर बैटरी से बिजली देता है, लाश में हलचल शुरू हो जाती है। विक्टर समझाता है कि ये साधारण झटके नहीं है, ये शरीर के अंदर बहने वाली एक अलग तरह की ऊर्जा ची की वजह से है। प्रोफेसर गुस्से में भर जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, ये कोई सर्कस का शो नहीं है, ये धोखा है।
और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विक्टर आगे दिखाता है। लाश हवा में उछला हुआ एपिड पकड़ लेती है। विक्टर कहता है अब मुझे दो, और डेड बॉडी एप्पल उसे दे देती है। अब प्रोफेसर चीखते हैं बस इसे अभी रोक दो, ये अपवित्र है। जिंदगी भगवान देता है और वही वापस लेता है। ऑडियंस में बैठा एक आदमी ये सब देख रहा था, जिसका नाम था हेनरिक हारलैंड। विक्टर नीडल निकाल देता है और लाश फिर से लाइफलेस हो जाती है। विक्टर जैसे ही बाहर निकलता है, हेनरिक उसके पास आता है। वो उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर देता है। ये लेटर विलियम ने लिखा था। हेनरिक बताता है कि विलियम कुछ दिनों में मिलने आ रहा है। वो विक्टर को अपनी फियांसे एलिजाबेथ से मिलवाना चाहता है, जो दरअसल हेनरिक की नीस है। फिर हेनरिक वो सवाल पूछता है जो उसके मन में चल रहा था, क्या तुम सच में मानते हो कि एक बिल्कुल नई बॉडी से इंसान बनाया जा सकता है और उसे जिंदगी दी जा सकती है? विक्टर का जवाब शांत था, तुमने अभी देखा नहीं। हेनरिक उसकी तारीफ करता है, लेकिन एक कड़वा सच भी कहता है, तुम्हारे भीतर आग है, लेकिन क्या तुम उसे संभाल पाओगे या फिर अपनी ही आग से खुद जल जाओगे? विक्टर उसे जाने को कहता है, लेकिन हेनरिक रुकता है। 3 दिन बाद हम विलियम और एलिजाबेथ से मिलेंगे और उसी रात मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के घर पहुंचता है। वो अपने सभी रिसर्च पेपर्स भी साथ लाया था। हेनरिक उन्हें पढ़कर समझ जाता है कि विक्टर शरीर की नसों से बिजली भेजता है, लेकिन यही समस्या है, ये एनर्जी टिकती नहीं है, कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। हेनरिक कहता है कि उसे उसी दिन समझ में आ गया था कि विक्टर का बनाया शरीर जल्दी मर जाएगा। हेनरिक खुद पहले आर्मी सर्जन था, अब वो हथियारों का बड़ा व्यापारी है। वो विक्टर से पूछता है, क्या तुमने एवेलिन टेबल्स के बारे में सुना है? फिर वो विक्टर को एक लकड़ी की प्लेट दिखाता है जिस पर पूरे इंसान की लिम्फेटिक सिस्टम की बनावट उकेरी हुई थी। यह सिर्फ 3 लीटर फ्लूइड बहाता है, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसका 9th कॉन्फ़िगरेशन, जो दिल के आसपास एक हल्का ऑलमोस्ट हवा जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एनर्जी को बांट भी सकता है और स्टोर भी। ये देखकर विक्टर को अचानक सब समझ आ जाता है। ये सब स्पाइनल कॉलम के पास होता है। हेनरिक उसे ऑफर देता है, मैं तुम्हारी रिसर्च के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज दूंगा। विक्टर पूछता है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हेनरिक मुस्कुराता है, शायद कभी किसी दिन एक छोटा सा एहसान, अभी के लिए बस इतना कि मैं हर चीज डॉक्यूमेंट करूंगा। विक्टर कहता है, मैं इस पर विचार करूंगा। विक्टर बाहर निकलता है। वहां विलियम उसे मिलता है और विलियम उसे अपनी फियांसे एलिजाबेथ से मिलवाता है। विक्टर जैसे ही एलिजाबेथ को देखता है, वो ठहर जाता है। वो बेहद खूबसूरत थी। विलियम विक्टर से कड़वी बात कहता है, तुम अपनी रिसर्च चुपचाप कर सकते थे, ये सब हंगामा क्यों मचाया? विक्टर जवाब देता है, तुम बिल्कुल पिता की तरह बोल रहे हो। वो मानते थे कि अगर भगवान जिंदगी बना सकता है तो क्या इंसान केमिकल और फिजिकल तरीकों से वही नहीं कर सकता? एलिजाबेथ इस पर हंस देती है। विक्टर और एलिजाबेथ दोनों की सोचें पूरी तरह अलग थीं। प्रेजेंट में वापस आते हैं। शिप के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। कैप्टन को खबर मिलती है कि एक वॉचमैन ने उस क्रीचर को देख लिया है, लेकिन कैप्टन अब भी विक्टर को बचाना चाहता था। वो किसी भी हालत में विक्टर को क्रीचर के हवाले नहीं करेगा। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। विक्टर, हेनरिक और विलियम एक पुराने सूने टावर पर पहुंचते हैं। अब से विक्टर अपनी रिसर्च यहीं करेगा और विलियम उसका पूरा साथ देगा हर काम में। विक्टर अपनी जरूरत का सारा सामान लिस्ट करने लगता है। उसका और हेनरिक का डील अब पूरी तरह फाइनलाइज हो चुका था। रिसर्च शुरू करने के लिए विक्टर एक टेस्ट सब्जेक्ट चुनता है, फांसी पर चढ़ाए जाने वाले कैदियों में से कोई। लेकिन उसी मार्केट में उसकी नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है। एलिजाबेथ चर्च जाती है कन्फेशन करने। विक्टर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो कन्फेशन बॉक्स में फादर की जगह खुद बैठ जाता है। एलिजाबेथ बताती है कि उसने विक्टर को मार्केट में देख लिया था। वो जानती थी कि कन्फेशन बॉक्स के दूसरी तरफ वही बैठा है। फिर दोनों साथ डिनर करते हैं। विक्टर अंदाजा लगाता है कि एलिजाबेथ रोमांटिक किताबें लेकर आई है, लेकिन उसने इंसेक्ट साइंस वाली किताबें खरीदी थी। विक्टर को ये बात बेहद प्यारी लगती है। धीरे धीरे दोनों डांस करने लगते हैं और विक्टर पहली बार महसूस करता है कि शायद जिंदगी मौत से ज्यादा खूबसूरत है। अब विक्टर विलियम को अकेला छोड़ने लगा। वो कहता, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, और खुद एलिजाबेथ के साथ वक्त बिताने लगा। दोनों एक तितली पकड़ते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उधर विलियम विक्टर के हर निर्देश के हिसाब से पूरा लैब तैयार कर चुका था। जितना मुश्किल काम था सब उसने अकेले कर लिया। विक्टर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन हेनरिक एक बुरी खबर लेकर टावर पहुंचता है। दुनिया में युद्ध कम होने लगे थे और साथ ही उसके धन का स्रोत भी सूख रहा था। हेनरिक का सब्र अब खत्म हो रहा था। वो विक्टर से कहता है, अगले हफ्ते एक बड़ी लड़ाई होगी, उसके बाद कई लाशें हमारे किनारे पर बहकर आएंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है पूरे शरीर में करंट फैलाने का तरीका खोजने के लिए। कुछ समय बाद एलिजाबेथ विक्टर से मिलने टावर आती है। वो उसकी रिसर्च देख लेती है। विक्टर पहली बार अपने दिल की बात कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन एलिजाबेथ जवाब देती है, सिर्फ किसी बात पर विश्वास करने से वो सच नहीं हो जाती। मैं विलियम को चुन चुकी हूँ। एलिजाबेथ के जाने से विक्टर अंदर से टूट जाता है। वो रिसर्च छोड़ने का सोचता है,
पर अचानक उसके दिमाग में एक नई तरकीब आती है। उस आइडिया से वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट की मृत बॉडी में फिर से जान ला देता है। ये विक्टर का फाइनल की था, उसका ब्रेक थ्रू। अब वो बैटलफील्ड जाता है जहां कई डेड सोल्जर्स पड़े थे। उसे एक लंबा मजबूत स्पेसिमेन चाहिए था ताकि असेंबल करना आसान हो। वो कई डेड बॉडीज के हिस्से काटकर एक बड़ा पूरा शरीर बनाता है। हेनरिक हर एक स्टेप की तस्वीर खींचता है। विक्टर बैटरी जोड़कर बॉडी तैयार करता है। बाहर तूफान उठ रहा था, उसे एग्जैक्टली यही चाहिए था बैटरी चार्ज करने के लिए। विक्टर हेनरिक को बताने नीचे जाता है, लेकिन हेनरिक उसे दवाई मांगता मिलता है। विक्टर को अब हेनरिक की हालत समझ आती है। उसे सिफिलिस था, वो मर रहा था और बदले में इतने सालों तक विक्टर की रिसर्च को जो पैसा मिला था, हेनरिक उसकी कीमत चाहता था। वो परफेक्ट नया शरीर अपने लिए। ये सुनते ही विक्टर साफ मना कर देता है, अभी नहीं। विक्टर ऊपर जाता है टावर की छत पर लाइटनिंग पकड़ने के लिए सिल्वर रॉड्स लगाने के लिए। हेनरिक पीछे पीछे जाता है। वो विक्टर को लालच देता है, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। विक्टर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, तुम्हारी बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है, तुम्हारा शरीर अंदर से सड़ चुका है। विक्टर अपना फैसला सुना देता है। हेनरिक गुस्से में विक्टर का एक टूल उठाकर उसे धमकाने लगता है। दोनों में झगड़ा होता है और हेनरिक टावर से नीचे गिर जाता है। विक्टर नीचे भागता है, लेकिन हेनरिक मर चुका था। विक्टर वक्त नहीं गवाता, वो तुरंत अपनी सारी मशीन्स ऑन कर देता है। मशीन्स चालू होते ही टावर की रॉड डेड बॉडी तक बिजली पहुंचा देती है। तभी आसमान चीरते हुए बिजली गिरती है, पावर बैटरी में भर जाती है और फिर पूरे बॉडी में फैल जाती है। लेकिन दिल अब भी नहीं धड़क रहा था। विक्टर को लगता है शायद वो फेल हो गया है। वो अपने गार्डियन एंजल को कोसने लगता है कि उसने उससे झूठ बोला, लेकिन उसी रात उसे फिर वही एंजल दिखता है और जब विक्टर अपनी आंखें खोलता है तो क्रिएचर उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। विक्टर हैरान रह जाता है। वो इशारों से क्रिएचर से बात करता है और उसे सनलाइट के बारे में बताता है। वो उसके बैंडेजेस उतार देता है। वो अपना नाम बताता है, विक्टर। क्रिएचर भी वही नाम दोहराता है। उसका दिल धड़क रहा होता है। उधर एलिजाबेथ अपने अंकल के बारे में विलियम से पूछती है और कहती है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ विक्टर क्रिएचर को जंजीरों में बांध देता है। क्रिएचर उसकी हर कमांड मान लेता है। वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। क्रिएचर के लिए दुनिया बिल्कुल नई थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार सब कुछ देख रहा हो। लेकिन विक्टर नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या करे। वो बस उसे बनाना जानता था, संभालना नहीं। कई हफ्तों तक उसे क्रिएचर की देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन क्रिएचर अपना हाथ खुद काट लेता है। विक्टर गुस्सा हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते क्रिएचर का घाव खुद ही भर जाता है। क्रिएचर गुस्से में गुर्राने लगता है। विक्टर उसे शांत करता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ और विलियम वहां पहुंचने वाले होते हैं। विक्टर फिर से क्रिएचर को बांध देता है। वो चाहता है कि क्रिएचर उसके नाम के अलावा कोई और शब्द बोले ताकि उसे पता चले कि क्रिएचर इंटेलिजेंट है या नहीं, लेकिन क्रिएचर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो विक्टर से डरा हुआ लगता है। विक्टर पूछता है, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा मेकर हूँ। तभी विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। विक्टर उत्साहित होकर एलिजाबेथ को अपनी रिसर्च दिखाना चाहता था, लेकिन वो पूछती है, मेरे अंकल कहाँ है? विक्टर कहता है वो यहाँ नहीं है। तभी एलिजाबेथ को क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है। क्रिएचर उसे देखकर आगे आता है। एलिजाबेथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। वो क्रिएचर को छूती है। क्रिएचर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है, तुम्हें चोट किसने दी? वो विक्टर की ओर देखकर पूछती है, ये आदमी कौन है? क्या तुमने इसे मारा? विक्टर जवाब देता है, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई, मैंने इसे लाइफ दी है, इसे जिंदा किया है। लेकिन क्रिएचर अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। एलिजाबेथ पूछती है, इसे बांधा क्यों है? विक्टर कहता है, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसकी समझ अभी कम है। विलियम पूछता है, क्या ये इंटेलिजेंट है? विक्टर कुछ नहीं कहता। उस रात विलियम मानता है कि विक्टर ने कुछ अद्भुत किया है। फिर वो पूछता है, इस इंसान के इतने सारे हिस्सों में सोल किस हिस्से में है? विक्टर कहता है, मुझे नहीं पता। बाद में एलिजाबेथ क्रिएचर से मिलने जाती है। क्रिएचर एक उड़ते हुए लीफ को देख रहा होता है। वो एलिजाबेथ को देखकर उसके पास आता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें दर्द होता है? वो क्रिएचर को अपना नाम बताती है, एलिजाबेथ, और उससे उसका नाम बोलने को कहती है। क्रिएचर कुछ नहीं कहता। एलिजाबेथ वापस मुड़ती है और तभी क्रिएचर धीरे से उसका नाम बोलता है, एलिजाबेथ। विक्टर उसे कहता है कि क्रिएचर से दूर रहो। वो कहता है क्रिएचर के पास इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ गलत हो सकता है। क्रिएचर सिर्फ एक शब्द जानता है, विक्टर। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, शायद अभी के लिए वही शब्द उसकी पूरी दुनिया है। क्या पता वो एक नई आत्मा हो जो और ज्यादा प्योर हो। विक्टर गुस्से में पूछता है, तुम क्या कह रही हो एलिजाबेथ? वो कहती है, उसकी आंखों में मुझे दर्द दिखा। इस पर विक्टर चिल्ला उठता है, और मेरा दर्द क्या? जो तुमने मुझसे छीन लिया उसका क्या? गुस्से में वो अपना सारा एंगर क्रिएचर पर निकालता है। तेरा दिल पवित्र है और मैं खलनायक बन गया हूँ। वो क्रिएचर को कसकर बांधता है और उसे रॉड से मारना शुरू कर देता है। मेरे आदेश मान, अपना पैर उठा। गुस्से में क्रिएचर रॉड को मोड़ देता है और दूर फेंक देता है। वो चिल्लाने लगता है, विक्टर विक्टर। विक्टर विलियम को कहता है कि उसने गलती कर दी, ये चीज बहुत खतरनाक है। वो विलियम को हेनरिक का डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि क्रिएचर ने गुस्से में उसे मार दिया। वो विलियम से कहता है कि तुरंत एलिजाबेथ को लेकर चला जाए और उसे कुछ भी न बताए। विलियम मान जाता है। जाते समय वो पूछता है, ये क्रिएचर कितने समय जिएगा? विक्टर कहता है, बहुत कम। उनके जाने के बाद विक्टर पूरे टावर में आग लगाने की तैयारी करने लगता है। उधर एलिजाबेथ कहती है कि उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो कैरेज रोकने को कहती है और धमकी देती
कहती है कि अगर नहीं रुके तो वो कूद जाएगी। टावर पर वापस पहुंचकर विक्टर उस क्रिएचर से कहता है, एक नया शब्द बोल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्रिएचर कहता है, एलिजाबेथ। ये सुनकर विक्टर बाहर जाता है और आग लगा देता है। लपटें क्रिएचर तक पहुंचती हैं। क्रिएचर चिल्लाता है, विक्टर विक्टर। विक्टर वापस अंदर दौड़ता है, लेकिन धमाका उसे बाहर फेंक देता है। उसकी टांग टूट जाती है, पूरा टावर फटकर उड़ जाता है। एलिजाबेथ और विलियम समय पर पहुंचते हैं और ये सब देख लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रिएचर किसी तरह शिप पर पहुंच जाता है। वो कहता है, मेरे निर्माता ने अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी सुनो। क्रिएचर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जब आग लगी वो विक्टर का नाम पुकारता रहा, लेकिन जब उसे समझ आया कि वो अकेला है तो उसने वहां से निकलने का फैसला किया। उसने जंजीरें तोड़ी और पानी के रास्ते बाहर निकल गया। वो समुद्र में गिर गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और वो टावर से बहुत दूर किसी तट पर था। क्रिएचर जंगल के पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करने लगा। उसे वहां खोपड़ियां मिली। उसने उनके कपड़े उठाए और पहन लिए। जंगल में उसने एक हिरण को फल खाते देखा तो उसने भी फल खाए। वो हिरण को भी फल खिलाता है, लेकिन अचानक कुछ हंटर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं। क्रिएचर उनसे भागता है। कुछ ही पलों में उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसे ठंड लगने लगती है। वो एक घर में घुस जाता है। क्रिएचर एक कोने में सो जाता है। सुबह होते ही उस घर के लोग लौट आते हैं। वही हंटर्स जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। उनके परिवार में एक बूढ़ा आदमी था जिसे साफ दिखाई नहीं देता। उन्हें बात करते देख क्रिएचर उनके भाषा सीखने लगता है। वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वो रात को चोरी छिपे उनके कामों में मदद करने लगता है। परिवार समझता है कि ये जंगल की कोई शक्ति है। क्रिएचर को ये अच्छा लगता है। वो उनका गार्डियन एंजल बन जाता है। कभी कभी परिवार भी उसकी मदद करता है। क्रिएचर खुश था, लेकिन एक दिन वुल्व्स उनके शीप पर हमला कर देते हैं। कुछ हंटर्स शहर जाते हैं और कुछ वुल्व्स का शिकार करने, पर बूढ़ा आदमी पीछे रहना चाहता है। सबके मना करने के बावजूद वो नहीं मानता। जब वो अकेला होता है, क्रीचर उसके सामने आता है। बूढ़ा उससे पूछता है कि वो कौन है। क्रीचर जवाब देता है, ट्रैवलर। बूढ़ा उसे कुर्सी पर बैठने को कहता है और बोला, वहाँ खाना रखा है। क्रीचर गलती से एक बोतल गिराकर तोड़ देता है। बूढ़ा कहता है, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। वो क्रीचर के हाथ और चेहरे के घाव देखकर पूछता है कि ये कैसे हुए। बूढ़ा कहता है, तुम उसी मिल में छिपे थे, है ना? उसे अब सब समझ आ जाता है। उनका जंगल वाला स्पिरिट यही क्रीचर है। वो कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे तुम्हारी भलाई और दयालुता का एहसास कराती है। वो क्रीचर को अपने साथ रहने को कहता है, उसे अपना दोस्त मानने को कहता है। आने वाले दिनों में क्रीचर एडम और ईव जैसी कहानियां पढ़ता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पहली बर्फबारी देखता है। क्रीचर बूढ़े से कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो कौन है। उसके सपनों में अलग अलग आदमियों की यादें आती हैं। उसे बस आग, पानी और एक शब्द याद है, विक्टर। यही शब्द ढूंढते ढूंढते क्रीचर नष्ट हुए टावर तक पहुंचता है। वहां बची हुई रिसर्च पेपर्स देखकर उसे समझ आता है कि उसे कैसे बनाया गया था। उसे समझ आता है कि वो वास्तव में क्या है। वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई जानकर क्रीचर अंदर से टूट जाता है। तभी उसकी नजर विक्टर का पूरा नाम लिखा हुआ देखती है। अब उसे पता है विक्टर कहाँ मिलेगा। जब क्रीचर वापस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है, वुल्व्स पहले ही उस पर हमला कर चुके होते हैं। वे क्रीचर पर भी हमला करते हैं। वो क्रीचर उनसे लड़ता है, कुछ को मारता है और बाकियों को डराकर भगा देता है। लेकिन वुल्व्स बूढ़े आदमी को पहले ही मार चुके होते हैं। अपनी आखिरी सांसों में बूढ़ा क्रीचर से बात करता है। क्रीचर कहता है, मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ। मैं चान हाउस का बच्चा हूँ। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। बूढ़ा जवाब देता है, तुम अच्छे इंसान हो और मेरे दोस्त हो। लेकिन तभी परिवार लौट आता है। वे क्रीचर पर गोली चलाते हैं, उस पर हमला करते हैं। क्रीचर एक हंटर को मारता है और भाग जाता है। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर वो गिर पड़ता है। हंटर्स उसे घेर लेते हैं और फिर गोली मारते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्रीचर फिर से ठीक होकर जिंदा हो जाता है। अब वो पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करता है। हर इंसान के पास अपना दर्द मिटाने का कोई तरीका होता है, लेकिन क्रीचर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन अब विक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। उसे फिर से उस एंजल के दर्शन होते हैं। विक्टर जब जागता है तो आज विलियम की शादी का दिन है। शादी से पहले विक्टर एलिजाबेथ से मिलने जाता है। वो कहता है कि उसका ऑब्सेशन अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें और अपने प्रिय छोटे भाई को बधाई देता हूँ। लेकिन एलिजाबेथ अभी भी उस पर गुस्सा है। वो विक्टर को थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देती है। एलिजाबेथ ने अभी तक वो पत्ता संभाल के रखा है जो क्रीचर ने उसे दिया था। अपने कमरे में विक्टर को क्रीचर की मौजूदगी महसूस होती है। वो कहता है, छाया से बाहर आ जाओ। क्रीचर उसके सामने आ जाता है। विक्टर को समझ आता है कि क्रीचर बुद्धिमान है। उसकी मेहनत गलत नहीं थी। क्रीचर चाहता है कि विक्टर उसके लिए एक साथी बनाए, लेकिन विक्टर साफ मना कर देता है, मैं फिर एक मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्रीचर कहता है कि वो मर नहीं सकता और अकेला रहना उसके लिए असहनीय है। जब विक्टर उसे कुछ कहता है, क्रीचर जवाब देता है, तुमने मुझे इंसान बनाया है। सोचो, मैं भी महसूस करता हूँ। उसे बस अपने जैसा कोई चाहिए। पर विक्टर कहता है, अगर तुम दोनों हुए तो तुम लोग रिप्रोड्यूस करोगे, मौत से
से मौत पैदा होती है और फिर उससे और मौत। धरती पर शैतानों की एक नस्ल फैल जाएगी। विक्टर घोषणा करता है, मैं तुम्हारे जैसा कोई और नहीं बनाऊंगा। क्रीचर पूछता है, क्या आज भी तुम्हारी ही मर्जी चलेगी? और वो विक्टर की पिटाई करना शुरू कर देता है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो मेरे गुस्से को सहो। शोर सुनकर एलिजाबेथ अंदर आती है। वो और क्रीचर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन विक्टर क्रीचर पर गोली चला देता है। एलिजाबेथ बीच में आकर गोली खुद खा लेती है। एलिजाबेथ मौ से बोलती है, मुझे अपने साथ ले चलो। क्रीचर उसे अपने साथ ले जाता है। इस अफरा तफरी में विलियम घायल हो जाता है। विक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम कहता है, विक्टर मैं तुमसे डरता हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, असली मॉन्स्टर तुम हो। और विलियम मर जाता है। विक्टर एक गन उठा लेता है। उधर क्रीचर एलिजाबेथ को एक गुफा में ले जाता है। एलिजाबेथ क्रीचर से प्यार करती थी। वो कहती है, तुम्हें देखते हुए मरने से बेहतर क्या हो सकता है। विक्टर वहां पहुंचता है। वो एलिजाबेथ की लाश देखता है। क्रीचर उस पर हमला करता है। तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा था नहीं, आज मैं तुम्हें असली वहशियानापन दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। विक्टर उसका पीछा करता है, लेकिन क्रीचर बर्फ में गायब हो जाता है। कई दिन विक्टर उसे ढूंढता रहता है। वो क्रीचर का शिकार कर रहा होता है। एक जगह आराम करते हुए क्रीचर सामने आ जाता है। विक्टर तुरंत गन लोड करता है और क्रीचर के हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन क्रीचर उसे घसीट लेता है। तुम मेरी बात सिर्फ तब सुनते हो जब मैं तुम्हें दर्द देता हूँ। विक्टर क्रीचर को मारने के लिए डायनामाइट लाया था। क्रीचर कहता है, उसे जलाओ। वो विक्टर से भागने को कहता है। क्रीचर अपने हाथ में डायनामाइट फोड़ देता है, लेकिन इससे भी वो नहीं मरता। वो फिर से ठीक होने लगता है। उसकी दया की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। तभी जहाज के लोग विक्टर को बचा लेते हैं और अब दोनों जहाज पर मौजूद हैं। क्रीचर विक्टर से कहता है, मैं खून बहाऊंगा, मैं सहूंगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होगा। विक्टर क्रीचर का हाथ पकड़कर माफी मांगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन क्रीचर समझ जाता है कि उसका निर्माता अब मर रहा है। वो कहता है, जो लहर मुझे यहाँ लाई थी वही अब तुम्हें वापस ले जाने आई है और मुझे यहीं छोड़कर जा रही है। विक्टर उसे मेरा बेटा कहकर बुलाता है और माफी मांगता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह हो तो खुद को माफ करके जीना सीखो। अगर मौत तुम्हें नहीं मिलनी है तो सोचो मेरे बेटे, तुम्हारे पास जीने का और क्या रास्ता है। विक्टर कहता है कि वो बस आखिरी बार अपने नाम को क्रीचर की जुबान से सुनना चाहता है, वो नाम जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया था। क्रीचर धीरे से कहता है, विक्टर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और विक्टर की मौत हो जाती है। वो कहता है, आराम करो फादर, शायद अब हम दोनों इंसान बन सके। इसके बाद क्रीचर चुपचाप जहाज से नीचे उतर जाता है। वो जहाज को धक्का देता है, जिससे वो बर्फ से आजाद होकर आगे बढ़ पाता है। अब ये लोग अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताइए